हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स, विशिष्ट अर्थशास्त्र के सिद्धांत सेकेंड। इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आज हम एकाधिकार। एकाधिकार यानी मोनोपोली। एकाधिकार मोनोपोली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट। एकाधिकार से क्या अभिप्राय है और एकाधिकार की विशेषताओं के बारे में बताइए, या एकाधिकार से क्या अभिप्राय इसके प्रकार के बारे में बताइए। एकाधिकार यानी मोनोपोली। इंट्रोडक्शन। एकाधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसमें एक विक्रेता का बाजार पर संपूर्ण अधिकार होता है। एकाधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसमें एक ही विक्रेता होता है, उसका ही पूरे बाजार पर कंट्रोल होता है, पूरा अधिकार एक ही विक्रेता के हाथों में होता है। एकाधिकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस पॉली, यानी कि एका प्लस अधिकार। मोनो का अर्थ क्या होता है, एक, और पॉली का अर्थ क्या होता है, विक्रय, यानी कि एक विक्रेता। एका अधिकार अर्थात एका अधिकार बाजार में एक ऐसा विक्रेता होता है, एकाधिकार में जिसका कि वस्तु की पूर्ति पर संपूर्ण अधिकार होता है, तथा बाजार में उसका कोई भी निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं होता, और साथ ही क्या होता है, उसके बाजार में कोई भी निकट प्रतिस्थापन भी उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए एकाधिकार जो होता है वो उसका पूरे बाजार पर पूरा कंट्रोल होता है, उसके सप्लाई पर, डिमांड कितने सप्लाई करनी है वो भी उसका पूरा अधिकार एकाधिकार के हाथों में ही होता है। और वस्तु का प्राइस क्या रखना है वो भी उसके हाथ में ही होता है, क्योंकि बाजार में किसी भी फार्म को एग्जिट और एंट्री का पर भी उसका पूरा नियंत्रण होता है कि वो फार्म में कब प्रवेश करेगा और कब उसमें से फार्म में से एग्जिट करेगा, वो भी उसका एकाधिकार पर ही पूरा कंट्रोल होता है। तथा इस बाजार में फार्म व उद्योग में के बीच कोई भी अंतर नहीं होता है, और एकाधिकार में क्या होता है, ना कि फार्म और उद्योग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जबकि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें फार्म में और उद्योग में डिफरेंस होता है, बट एकाधिकार में ऐसा नहीं है, फार्म और उद्योग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि एकाधिकार में एक ही विक्रेता का संपूर्ण बाजार पर अधिकार होता है। क्यों नहीं होता फार्म में और उद्योग में डिफरेंस, क्योंकि पूरे बाजार पर एक ही विक्रेता का संपूर्ण बाजार पर पूरा अधिकार होता है, जिसके कारण वह ही कीमत निर्धारित करता है। जिसके कारण जो एकाधिकारी है वो ही कीमत को निर्धारित करता है और स्वीकार भी करता है, और वही उसको कीमत को निर्धारित करता है और वही स्वीकार भी करवाता है उसको बाजार में उसके कीमत को। इसीलिए इस बाजार में फार्म में उद्योग के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं पाई जाती, इसीलिए क्योंकि वो अपनी वस्तु की कीमत भी खुद ही निर्धारित करता है और उसको जिस मूल्य पर बेचना है वो भी वो खुद ही निर्धारित करता है। इसीलिए इसमें कोई भी फार्म में और उद्योग में कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता। और इसके विपरीत जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें उद्योग में और फार्म में दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, दोनों में अंतर होता है। और जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें उद्योग कीमत निर्धारित करता है, और उसमें जो है इसके विपरीत पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग कीमत निर्धारित करते हैं। जो उद्योग होते हैं वो कीमत निर्धारित करते हैं, और जो फार्म होती हैं वो उसकी स्वीकारक होती हैं। जो कि फार्म है, जो कि उद्योग हैं, जो बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो तो उसकी कीमत प्राइस बताएंगे कितनी हमारी कॉस्ट लगी है, इतने प्राइस में रखेंगे, और जो फार्म है उसको वो एक्सेप्ट करनी होती है उसी में उस प्राइस को। लेकिन जो एकाधिकार है उसमें विक्रेता का अस्तित्व होने के कारण वही कीमत निर्धारित होता है और वही कीमत स्वीकारक होता है, की भूमिका दोनों ही एकाधिकार में निभाता है, जिसके कारण इस बाजार में फार्म व उद्योग में कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। देख लेते हैं एकाधिकार की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ मोनोपोली। पहली विशेषता आती है कि इसकी निम्नलिखित विशेषताएं यानी प्रमुख विशेषताएं हैं। एकाधिकार की फर्स्ट क्या आती है हमारी, एकल विक्रेता, यानी कि एकाधिकार व्यापार में सिर्फ एक ही विक्रेता होता है, वही वस्तु की कीमत निर्धारित करता है, वही उसको वस्तुओं की सेवाओं के विक्रय करता है, वस्तुओं की प्राइस भी वही निर्धारित करता है और उनका वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय भी वही करता है, तथा उस वस्तु की कीमत भी वही विक्रेता स्वयं निर्धारित ही करता है, और जो वस्तु का प्राइस रखना है वो भी वो विक्रेता खुद ही अपने आप उस वस्तु का प्राइस रखता है। और वस्तु की कीमत व मात्रा का निर्धारण इस प्रकार करता है जिससे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, और वो वस्तु के जो प्राइस है वो इस अकॉर्डिंग रखता है जिससे कि उसको प्राइस अधिकतम प्राप्त हो सके, यानी कि वस्तु की प्राइस
₹10 है तो वो इतना रखेगा उसका प्राइस कि 15 रुपये में बेचेगा, जिससे कि उसे 5 रुपये का प्रॉफिट, अधिक से अधिक उसे प्रॉफिट हो सके, अधिक से अधिक उसे लाभ हो सके। इस अकॉर्डिंग वो उसके वस्तु का प्राइस रखता है। सेकेंड आ जाता है हमारा निकट प्रतिस्थापन का अभाव। और जो मोनोपोली सिस्टम होता है, एकाधिकार बाजार जो है, एकाधिकार जो मार्केट है, उसमें एक विक्रेता का अस्तित्व दीर्घकालिक तक तभी कायम रह सकता है जब बाजार में उस विक्रेता के द्वारा बेची जाने वाली वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन उपलब्ध न हो। और एक जो एकाधिकार मार्केट है और जो एकाधिकार बाजार है, उसमें उस वस्तु की, उस विक्रेता का अस्तित्व दीर्घकाल तक तभी कायम रह सकता है जब तक कि उसके जो दूसरी कोई वस्तु उसके द्वारा ना आ जाए, उसके द्वारा निकटतम प्रतिस्थापन उपलब्ध न हो सके, तब तक ही वह उसमें बाजार में उसका अस्तित्व रह सकता है। थर्ड आ जाता है प्रवेश पर रोक। एकाधिकार बाजार का मुख्य लक्ष्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। एकाधिकार बाजार का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अधिकतम प्रॉफिट अर्न करना होता है, और जिसके कारण कि इस बाजार में अन्य फार्मों के लिए प्रवेश पर रोक या नियंत्रण होता है। इसीलिए जिसके कारण क्या होता है, जो अन्य फार्में हैं उनको इसमें, एकाधिकार में जो अन्य फार्में होती हैं उनको भी इसमें एंट्री नहीं लेने दी जाती, उन पर उनका कंट्रोल होता है। अन्यथा एकाधिकार के अधिकतम लाभ के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना मुमकिन या संभव नहीं हो पाएगा। और एकाधिकार में भी अधिक से अधिक, अगर वो चाहे एकाधिकार बाजार में अगर वो चाहें कि अधिक से अधिक हम लाभ कमाएं, तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। फोर्थ आता है अधिकतम लाभ का लक्ष्य। एकाधिकार बाजार में विक्रेता का मुख्य लक्ष्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मेन मोटिव होता है उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, और जिससे कि वो संभव ही हो पाता है उसके लिए, क्योंकि बाजार में कोई अन्य उसके जैसी प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उसका वो जितना चाहे लाभ अर्जित कर सकता है, अधिकतम लाभ अर्जित कर सकता है, क्योंकि उसके जैसी कोई और कंपटीटर भी नहीं है, और वो अकेला ही विक्रेता है। वो जितना पर अपनी वस्तु का प्राइस रखना चाहे उसका वस्तु का प्राइस रख सकता है। और एकाधिकार में कोई अन्य जो फार्म है उसमें एंट्री करना चाहती है तो वो भी नहीं करती, उस पर भी कंट्रोल होता है। इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो अधिक से अधिक अपना लाभ कमाने का मोटिव रखता है, और उसका ये मोटिव जो है वो संभव भी हो पाता है, क्योंकि कोई और उसके जैसी कोई प्रतिस्थापन वस्तु भी नहीं है जो कि आ जाए। और अन्य फार्मों पर भी रोक लगी हुई होती है, अन्य फार्मों पर भी नियंत्रण होता है कि वो वही एंट्री नहीं कर सकती हैं। और जो एकल अधिकार व्यापार होता है वो और अपना अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहता है। और तथा बाजार में निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु के अभाव के कारण भी विक्रेता का लक्ष्य अधिकतम लाभ प्राप्ति का संभव हो पाता है। और कोई निकटतम उसके अधिकतम निकट प्रतिस्थापन वस्तु का भी अभाव होता है, जिसके कारण कि जो उसको अधिकतम लाभ का जो लक्ष्य है वो भी वो प्राप्त कर पाना उसे संभव हो पाता है। फिफ्थ आता है हमारा पूर्ति वक्र का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ति वक्र उपस्थित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो उसमें तो पूर्ति वक्र उपस्थित होता है, बट जो एकाधिकार व्यापार है उसमें पूर्ति वक्र जो है वो उपस्थित नहीं होता, क्योंकि एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र का अभाव होता है, क्योंकि इस बाजार में एकाधिकारी जो है वो वस्तु पर पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण खुद रखता है। जो एकाधिकारी है वो वस्तु की पूर्ति पर अपना पूरा नियंत्रण रखता है। एकाधिकार चाहे तो विभिन्न कीमतों पर एक समान मात्रा को विक्रय कर सकता है, यदि वह चाहे तो एक समान कीमत पर भिन्न भिन्न मात्रा का विक्रय कर सकता है, या अगर वो चाहे तो एक वस्तु की कीमत डिफरेंट प्राइस में भी बेच सकता है। अगर वो चाहे तो एक ही सामान की जो कीमत है उसको डिफरेंट मात्रा में डिफरेंट क्वांटिटी में बेच सकता है, यानी कि अगर वो चाहे वस्तु का प्राइस कम कर सकता है, अगर चाहे एकाधिकारी चाहे तो वो प्राइस वस्तु का कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, और वो वस्तु का प्राइस सेम रहने के बस उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर करके भी बेच सकता है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे कि वस्तु का प्राइस 10 रुपये, तो वो चाहे तो वस्तु का प्राइस 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये भी कर बेच सकता है। बट अगर वो चाहे कि 15 रुपये में ही उसे वस्तु को बेचना है, उसको प्राइस इतना ही रखना है, तो वो क्वांटिटी कम कर सकता है। जैसे कि किसी को 1 kg दे रहा है, किसी को ½ kg दे रहा है, किसी को कुछ कम में दे रहा है, तो उसकी क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं, और वो प्राइस को भी कम या ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि उसका पूरे बाजार पर उसका खुद का ही कंट्रोल होता है। एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी का पूरा कंट्रोल होता है, इसलिए वो वस्तु का प्राइस कम या ज़्यादा कर सकता है। देखते हैं एकाधिकारी के प्रकार। तो एकाधिकार के कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ मोनोपोली। फर्स्ट आ जाता है हमारा पूर्ण एकाधिकार। पूर्ण एकाधिकार क्या होता है? जिसमें कि जब किसी वस्तु अथवा सेवा का बाजार में विक्रय किसी एक विक्रेता के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें कि किसी
वस्तु हो या सेवा हो, उसका बाजार में विक्रय किसी एक विक्रेता के द्वारा ही किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण एकाधिकार कहा जाता है। इस स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता का स्तर जो होता है वो शून्य होता है। जब पूरा कंट्रोल एक ही अधिकारी के हाथ में होता है तो उसमें जो होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता का जो स्तर होता है वो शून्य होता है। बट जो सेकंड है हमारा अपूर्ण एकाधिकार, उसमें जब बाजार में किसी वस्तु या सेवा का विक्रय एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वस्तु या सेवा का जो विक्रय है वो तो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता का स्तर शून्य ना हो, के पूर्ण प्रतियोगिता है उसका स्तर शून्य ना हो, यानी कि 0 का बराबर ना हो, उसकी भी कुछ वैल्यू हो, तथा निकटम प्रतिस्थापन का भी बाजार में उपलब्धता हो, और निकटम जो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु यानी कॉम्पिटिटिव जो वस्तुएं हैं वो भी उसमें बाजार में उपलब्ध हो, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण एकाधिकार कहते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा निजी एकाधिकार। निजी एकाधिकार क्या होता है, जब एकाधिकार बाजार का नियंत्रण, स्वामित्व तथा प्रबंध निजी व्यक्तियों अथवा फर्मों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जब एकाधिकार जो बाजार है उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल, उसका ऑनरशिप, उसका मैनेजमेंट निजी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, यानी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा जो किया जाता है उसको हम फार्मों को क्या कहते हैं, फार्मों के द्वारा जो किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, निजी एकाधिकार। और इस प्रकार का जो एकाधिकार होता है वो प्राय सरकार के द्वारा स्वीकृत नहीं होता, मतलब कि सरकार के द्वारा से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। निजी एकाधिकार को सरकार के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। फोर्थ आ जाता है हमारा सार्वजनिक एकाधिकार। सार्वजनिक एकाधिकार क्या होता है, जब बाजार में किसी वस्तु के उत्पादन, स्वामित्व, प्रबंध पे नियंत्रण का कार्य राज्य अथवा सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि कोई वस्तु है या सेवा है उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका स्वामित्व, उसका ऑनरशिप, उसका मैनेजमेंट या कंट्रोल है वो राज्य या सरकार के द्वारा जब किया जाता है तो उसे सार्वजनिक एकाधिकार कहा जाता है, जिसका मुख्य लक्ष्य लाभ अधिकतम करण के स्थान पर अधिकतम कल्याण करना होता है, यानी कि लाभ अर्जित करना नहीं होता अधिक, लेकिन अधिक कल्याण करना होता है। जैसे कि लोगों को प्रॉफिट हो, लाभ हो ना हो लेकिन लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए, उससे कल्याण होना चाहिए अधिकतम, तो वो क्या होता है हमारा सार्वजनिक एकाधिकार, ये सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा किया जाता है। फिफ्थ आता है हमारा साधारण एकाधिकार। जब बाजार में किसी वस्तु विशेष के लिए एक समान कीमत पर बाजार में उस वस्तु का विक्रय सभी उपभोक्ताओं को किया जाता है तो उसे साधारण एकाधिकार कहते हैं, यानी कि जब बाजार में किसी वस्तु विशेष का जो समान कीमत पर, यानी एक ही प्राइस में सबको, जितने भी कंज्यूमर हैं उनको वस्तुओं को बेचा जाता है, उनकी सेल की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण एकाधिकार कहते हैं। इस एकाधिकार में कीमत विभेद अर्थात भिन्न भिन्न कीमतों पर वस्तु, भिन्न भिन्न कीमतों में यानी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर वस्तुओं का विक्रय नहीं किया जाता, तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण एकाधिकार। कि जब बाजार में किसी वस्तु विशेष के लिए समान कीमत पर वस्तुओं को बेचा जाए, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में उसको नहीं बेचा जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, एक साधारण एकाधिकार कहा जाता है, जिसमें कि सभी क्रेताओं को वस्तु का विक्रय एक समान कीमत पर किया जाता है। जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी खरीदने वाले हैं, कंज्यूमर हैं, उनको सबको एक ही प्राइस में वस्तुओं को सेल की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण एकाधिकार कहते हैं। यानी कि जब वस्तु का प्राइस 100 रुपीज़ है तो उसको 100 रुपीज़ में ही सबको सेल की जाएगी, उसका डिफरेंट डिफरेंट प्राइस नहीं रखा जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, साधारण एकाधिकार। सिक्स आ जाता है हमारा विभेदात्मक एकाधिकार। इस बाजार में एकाधिकार एक समान वस्तु का विक्रय भिन्न भिन्न कीमतों पर करता है, यानी कि एकाधिकार में क्या करता है, इस बाजार में एकाधिकार क्या करता है, एक समान वस्तु होती है बट उसका जो विक्रय है उसको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विभेदात्मक एकाधिकार। विभेदात्मक एकाधिकार से क्या अभिप्राय है कि जिसमें कि इस बाजार में एकाधिकार एक समान वस्तु का विक्रय भिन्न भिन्न कीमतों पर करता है, यानी कि तथा जो उपभोक्ताओं को एक ही समान वस्तु है लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में जब वो सेल करता है, जब उसका विक्रय करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं। यानी कि एक वस्तु का प्राइस 10 रुपीज़ है बट उसको वो किसने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में बेचा है, किसी को 12 रुपीज़ में दे रहा है, किसी को 15 रुपीज़ में दे रहा है, किसी को 16 में दे रहा है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में दे रहा है, समान वस्तु है बट उसको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में जो उसकी सेल कर रहा है, उसका विक्रय कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं, ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं, विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं। कि एक ही वस्तु समान वस्तु है बट उसका प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसको हम विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का प्रॉफिट सभी बच्चों को हो सके, जिसको वीडियो की ज़रूरत है उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
विभेदात्मक एकाधिकार। विभेदात्मक एकाधिकार क्या होता है? इस बाजार में एकाधिकार एक समान वस्तु का विक्रय भिन्न भिन्न कीमतों पर करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर करता है। उनकी सेलिंग, उनका विक्रय जो करता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर करता है, बट वस्तु जो होती है वो समान होती है लेकिन उसका प्राइस डिफरेंट डिफरेंट रखता है। तथा उपभोक्ताओं से भी भिन्न भिन्न कीमतें वसूल की जाती हैं, और उपभोक्ताओं से भी भिन्न भिन्न कीमतें यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस उनसे वसूल किए जाते हैं, उनसे पे करने के लिए किया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे करें, और एक समान वस्तु को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में बेचा जाता है। तो वो क्या हो जाता है? हमारा विभेदात्मक एकाधिकार। 7th है हमारा प्राकृतिक एकाधिकार। प्राकृतिक एकाधिकार क्या होता है? जब एकाधिकार जो है वो की जो उत्पत्ति है वो प्राकृतिक रूप से किसी स्थान विशेष पर उपलब्ध कच्चे माल की उपलब्धता के कारण उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो एकाधिकार है उसमें कोई वस्तु है, उसकी जो उत्पत्ति है वो विशेष रूप से नेचुरली हो जाए, यानी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो जाए कच्चे माल की उपलब्धता, तो उसके कारण जो उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक एकाधिकार कहते हैं। और 8th आ जाता है हमारा कानूनी एकाधिकार। कानूनी एकाधिकार क्या होता है? जब एकाधिकार की उत्पत्ति जो है वो कानूनी अधिकारों से होती है, कानूनी अधिकारों के द्वारा होती है, जैसे कि पेटेंट के द्वारा। पेटेंट एक अधिकार होते हैं, या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट इत्यादि के कारण जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? कानूनी एकाधिकार। यानी कि वस्तु पर जो होता है वो हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, उसको पैकेट में पैक किया हुआ होता है, उस पर ट्रेडमार्क लगा हुआ होता है, या किसी चीज़ की किसी की हम वस्तु ले रहे हैं तो उसमें कॉपीराइट उसके लिखे हुए होते हैं कि अगर हम इसका यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करें तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। अगर किसी ने वस्तु बनाई है उसको दूसरा बंदा यूज़ करने लग जाए तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। और पेटेंट अधिकार, तो ये कौन कौन से होते हैं? कानूनी अधिकार होते हैं, कानूनी एकाधिकार है, और इसको हम क्या कहते हैं? कानूनी एकाधिकार ही कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम एकाधिकार फॉर्म के अंतर्गत औसत आगम व सीमांत आगम के संबंध में क्या क्या रिलेशन है, इनमें रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR अंडर मोनोपोली। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वीडियो सभी को उपलब्ध हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।